ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। सबसे पहले बात राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की, जिस पर जांच के साथ राजनीति शुरू है। एक तरफ सीएम योगी बीजेपी और संघ की तरफ से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी उनके उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन का ऐलान किया। इस मुद्दे में नया मोड़ दे दिया गया है। पूरा मामला क्या है, कहां चीजें उलझ रही हैं, क्या चीजें हैं जो अभी तक फंसी हुई नजर आ रही हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले योगी ने कहा रामद्रोहियों का हिसाब होगा। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने सीधे नाम लेते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी होंगे उन्हें जेल जाना पड़ेगा। देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी। और अब पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी आधिकारिक संदेश सामने आया है। संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं उन्हें कठोर से कठोर दंड मिले। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। यानी सत्ता, संगठन और संघ तीनों का संदेश एक जैसा है, जिसका सार है कि आस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भगवान राम के गुनहगारों को सजा मिलकर रहेगी। चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। लेकिन इसी बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राजनीति के नए रंग दिखने लगे हैं। अब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM जैसे विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर थे, मगर अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कदम आगे बढ़कर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राम मंदिर आंदोलन पूरे देश की आस्था से जुड़ा था, इसलिए अब अगर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लगे तो जवाब भी मांगे जाएंगे। उद्धव ने मुंबई के दादर में हनुमान मंदिर के पास रविवार को जुटने का आह्वान किया है, जहां राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ आंदोलन की शुरुआत होगी। दावा किया गया है कि आंदोलन आगे देश के दूसरे शहरों तक भी ले जाया जाएगा। जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूँ कि मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले, पूरे देश में रहने वाले जो भी हिंदू है वो सारे इस आंदोलन में आए। जितने सारे हिंदू जिनको ये सारी बातें पसंद नहीं है, गुस्सा है दिल में, वो हमारे साथ आए। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे के इस ऐलान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से उद्धव का कोई संबंध नहीं रहा और अब वो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिन लादेन और उद्धव ठाकरे की भाषा में कुछ फर्क नहीं है। इसी तरीके का षड्यंत्र वो हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ पाकिस्तान वाले कर रखते, वही उद्धव ठाकरे अभी कर रहा है। इसलिए इस पाकिस्तान एजेंट को, जिसको हम उद्धव उल हक बुलाते हैं, उसको कितना हम लोग महत्व देना चाहिए, वो देश के हिंदू समाज ने सोचना चाहिए। यानी चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर राम मंदिर अब राजनीति का नया रणक्षेत्र बनता दिख रहा है। एक तरफ दोषियों को सजा देने की मांग है, तो दूसरी तरफ आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, राजनीति कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी में। योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन की समय सीमा तय की थी, जिसके पूरा होने से पहले SIT एक्शन में पूछताछ की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, बरामदगी हो रही है, मोबाइल चैट्स की जांच हो रही है। लेकिन एक सवाल बना हुआ है, क्या अब चंदा चोरी की पूरी साजिश से पर्दा उठने वाला है? क्या डेडलाइन खत्म होने से पहले
दोषी सामने आ जाएंगे और क्या डेडलाइन खत्म होने के बाद दोषियों पर एक्शन शुरू हो जाएगा? दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। योगी ने कहा था कि चंदा चोरों का दूध पानी का पानी कर देंगे। जांच के लिए 15 दिन मांगे थे, 14 दिन बीत चुके हैं और अब चंदा चोरों के खिलाफ जांच अपने सबसे बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है। चंदा चोरों का हिसाब करने के लिए योगी के 15 दिन की डेडलाइन खत्म होने से पहले मानो चंदा चोरों पर गाज हर तरफ से गिर रही है। 8 गिरफ्तार हैं, बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है, छापेमारी कर पैसे बरामद किए जा रहे हैं, मंदिर की पूरी व्यवस्था बदल दी गई है और चंदा चोरी के एक एक तरीके और इसमें शामिल एक एक शख्स की भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है। चंदा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच के दायरे को अब कई गुना बढ़ा दिया है और इसमें अब जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक पुलिस अविनाश को मुख्य आरोपी बना सकती है। अविनाशी वो शख्स है जिसके घर से 20 लाख रुपए के साथ अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा एसआईटी टीम जिन्हें सीएम योगी ने चंदा चोरों के हिसाब की जिम्मेदारी दी है, उन्होंने अयोध्या में 7 घंटे से ज्यादा मैराथन जांच की। एसआईटी ने बंद कमरे में अनिल मिश्रा से 1 घंटे तक पूछताछ की, तो वहीं गोपाल राव से भी करीब 2 घंटे तक कई सवाल पूछे गए। खबर है कि ऑडिट से जुड़े दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए। आज भी मामले में एसआईटी की पूछताछ जारी है, जबकि 3 दिनों बाद 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज पूरे दिन एसआईटी ने उन लोगों को तलब किया है जिन लोगों ने विटनेस के तौर पर जमीन खरीद फरोख्त में अपने सिग्नेचर किए थे। इसके साथ साथ मंदिर के अंदर मौजूद जो तमाम कर्मचारी हैं, गणना के कर्मचारी हैं, उन सबसे भी एसआईटी बारी बारी से पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, योगी के अल्टीमेटम का ही डर है कि राम मंदिर की काउंटिंग व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस नई व्यवस्था में नया ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसका कलर डार्क ब्लू रखा गया है। इस ड्रेस में कोई जेब भी नहीं होगी, जबकि एंट्री से पहले 2 बार चेकिंग की जाएगी। जमीन पर बैठकर काउंटिंग करनी होगी। बैग और अन्य सामान को प्रतिबंधित किया गया है। काउंटिंग करने वालों को जूते चप्पल भी बाहर निकालने होंगे। ये एक्शन आपने देखा जो कि राम मंदिर में चोरी को लेकर के किए जा रहे हैं, लेकिन एक एक्शन है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी हुआ, क्योंकि पूजा हो या नमाज सबके लिए जगह निर्धारित है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर कई बार ऐसा करना धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है सहारनपुर में, जहां ऐसी जगह पर नमाज पढ़ी गई जो सनातनियों का धर्म स्थल है। वो जगह जहां खुद सीएम योगी भी पूजा कर चुके हैं। नमाज हुई, हंगामा हुआ, फिर क्या हुआ, नमाज कैसे वहां पर हो पाई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिस सरोवर के जल को पवित्र माना जाता है, जिसकी सनातन में आस्था है, जहां खुद सीएम योगी आए थे, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी ने किया था, उसी जगह पर नमाज पढ़ी गई तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां ऐतिहासिक गोगा पहाड़ी स्थल पर नमाज पढ़ी गई तो हंगामा हो गया। वीडियो 30 जून का है, जब दिख रहा है कि परिसर में बना ऐतिहासिक स्वच्छ कुंड, जिसका लोकार्पण करने खुद सीएम योगी आए थे, जहां एक मुस्लिम परिवार आता है। पहले थोड़ी देर सरोवर के किनारे बैठता है और फिर एक महिला सरोवर के पास जाती है और नमाज पढ़ने लगती है। उसके साथ बाकी महिलाएं भी होती हैं, जो पवित्र सरोवर के ठीक बाहर नमाज पढ़ती हैं। पहले सजदा किया जाता है और फिर नमाज पढ़ी जाती है। इसके बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है कि नमाज पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उसे हटा दिया। मैंने फिर उन्हीं के सीसीटीवी कैमरों से फुटेज ली और ये फुटेज सोशल मीडिया पे घूम रही है, जिसमें महिलाएं नमाज पढ़ती हुई दिखाई दे रही। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया तो पुलिस में शिकायत भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये वीडियो जो है पुलिस के संज्ञान में आया है और इसमें जो है तहरीर प्राप्त कर ली गई है और अज्ञात महिला के विरुद्ध जो है थाना कुतुबशेर पर जो है इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो है सीसीटीवी और अन्य चीज़ों की जांच की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो है पहचान करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल ये भावनाएं इसलिए भड़की हुई हैं क्योंकि गोगा महाड़ी में बना ये सरोवर एक प्राचीन और पवित्र कुंड है, जिसका जीर्णोद्धार करके नया रूप दिया गया है। ये गोगा महाड़ी परिसर के अंदर स्थित है, जो कि जाहरवीर गोगा जी महाराज नाग देवता और गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। आस्था की दृष्टि से स्थल शक्ति केंद्र माना जाता है, जहाँ स्नान और पूजा से पाप नाश और आशीर्वाद मिलता है। बाकायदा श्रद्धालु यहाँ मेला लगाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2025 में यहाँ पूजा अर्चना की और गोरक्ष गंगा सरोवर का उद्घाटन किया। यही वजह है कि सनातनी आस्था के इस स्थल पर नमाज हुई तो हिंदू संगठन भड़क उठे। अभी कुछ दिन पहले इस जगह पर मुस्लिमों की एंट्री पर भी बवाल हुआ था, जब मुस्लिमों के एंट्री बैन के पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे। तब आरोप लगाए गए थे कि धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी है। उनका आरोप है कि मुसलमान परिसर के बाहर से नॉनवेज लाकर खाते हैं, गंदगी फैलाते हैं और इस जगह को फन पॉइंट बनाने का भी विरोध जताया गया था। अब जो मांग पहले से ही हिंदू संगठन कर रहे थे, ये वीडियो सामने आने के बाद इस मांग ने और जोर पकड़ लिया है। रिपोर्ट जी मीडिया। अब बात वाराणसी की दाल मंडी की, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार हथौड़ा चल रहा है। अब इसी को लेकर काशी के भाईजान को एक और बड़ा झटका लगा। झटका है हाईकोर्ट की तरफ से, जिसने अब मस्जिदों पर हो रहे एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दाल मंडी में 5 मस्जिदों पर हथौड़ा चला, बस्तीकरण शुरू हुआ तो भाईजान की उम्मीदें कोर्ट से जुड़ी थी। कोशिश थी कि किसी तरह मस्जिद के ध्वस्तीकरण को रोका जा सके, लेकिन भाईजान की उम्मीद कोर्ट में भी टूट गई, क्योंकि अब बुलडोजर एक्शन को कोर्ट की भी मंजूरी मिल गई है। दाल मंडी में 6 मस्जिदों के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया। इसमें से चैलेंज करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। ये याचिका मस्जिदों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा था किसी भी धार्मिक स्थल का अधिग्रहण असंवैधानिक नहीं है। जनहित में राज्य के पास संप्रभु शक्ति मौजूद है। कोर्ट के इस आदेश का सीधा मतलब है कि दाल मंडी में मस्जिदों के ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है वो लगातार चलती रहेगी। जो याचिका दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि मस्जिदों का ध्वस्तीकरण पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। याचिका में अधिग्रहण को पूरी तरह से मनमाना अवैध बताया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ कोर्ट का आदेश आया तो दूसरी तरफ मस्जिदों को तोड़ने की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी है। आज भी 250 मजदूर दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा 7 मकानों पर आज बुलडोजर चल रहा है। दाल मंडी में एक्शन बुधवार से शुरू किया गया। इसमें मस्जिद करीमुल्लाह बेग, मस्जिद संगमरमर, मस्जिद अली रजा, मस्जिद रंगीले शाह और नेसारम की मस्जिद शामिल है। सभी को 2 दिनों में 60 से 70% तोड़ा जा चुका है और अब जब कोर्ट ने भी इसे लेकर हरी झंडी दे दी तो इससे जुड़ा काम और तेजी से किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको लेकर चलते हैं मथुरा, जहां कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी। दरअसल मथुरा के शाही ईदगाह को लेकर चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने साधु संतों का आह्वान किया और आह्वान करते हुए राम जन्मभूमि की तरह कार्य सेवा शुरू करने की अपील की। उनका बयान सामने आने के बाद प्रदेश में धार्मिक और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। क्या अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए शुरू होगी कार सेवा? क्या अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है? क्या अब सनातनी तोड़ेंगे शाही ईदगाह की गुंबद? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर ये सवाल गर्म है। पूरे मामले ने नए सिरे से तूल पकड़ लिया और इसकी वजह है चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद का कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर दिया गया बड़ा बयान। अपने बयान में स्वामी सच्चिदानंद ने कहा है कि अब अदालतों के चक्कर लगाने का समय खत्म हो गया और राम मंदिर आंदोलन की तरह कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी बड़ा अभियान चलाया जाएगा। आज ये ऐलान करता हूँ और समस्त संतों को आह्वान करता हूँ, सनातनियों को आह्वान करता हूँ श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन धाम से कि बहुत हुआ, बहुत हो गया। अदालतों का चक्कर काट काट कर हम रोज जाकर एक भीख मांग रहे हैं कि हमारे भगवान का स्थान वापस कर दो। अब स्थान को मांगने नहीं जाएंगे। अब आज हम वही दोहराएंगे जो राम मंदिर के लिए हमने किया था।
स्वामी सच्चिदानंद ने देश भर के संतों और सनातन धर्म के अनुयायियों से एकजुट होने की अपील करते हुए आह्वान तक कर दिया कि एक धक्का और दो और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर बना हुआ एक गुम्बद भी तोड़ दो। एक धक्का और दो और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर बना हुआ एक गुम्बद भी तोड़ दो। अब इस गुम्बद को तोड़ने का समय आ गया है। जब तक ये गुम्बद नहीं हटेगा तब तक कृष्ण जन्मभूमि भी नहीं बन पाएगी। और इस बार की जन्माष्टमी जो हम मनाएंगे वो हम उसी स्थान पर मनाएंगे जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। स्वामी सच्चिदानंद की इस बयान के बाद अब लगातार सरगर्मियां तेज हो गई। और याद रखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके ठीक पहले ये बयान सामने आता है। कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मूल स्थान पर जन्माष्टमी मनाई जाएगी तो क्या पहले जैसे कार सेवा के लिए आंदोलन चलाया गया था, कार सेवा आंदोलन चला था अयोध्या के लिए, मथुरा में भी क्या कोई ऐसा ही आंदोलन होने वाला है? क्या आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ वक्त में प्रदेश के अंदर ऐसा ही कोई धार्मिक आंदोलन दिखाई पड़ने वाला है? चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद के बयान पर बवाल मचना था सो मचा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वामी सच्चिदानंद के बयान पर कड़ा एतराज जताया, लेकिन स्वामी सच्चिदानंद के बयान को सनातनियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे पास जितने भी प्राचीन साख थे, खस्सा खतौनी नगर, पुरानी खिवेड़ नगर, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, सभी हमने माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में जमा कर दिए। और हमें न्यायालय पर, संविधान पर पूर्ण विश्वास है। न्यायालय पर विश्वास रखें, फैसला हिंदू पक्ष में ही आएगा। सच्चिदानंद साहब, जिनको मैं साहब कह रहा हूं जबकि साहब कहलाने के योग्य नहीं है, ये ऐसे माहौल में इस तरह के बयान दे करके नफरत और झगड़ा कराने के संबंध में इस तरह की साजिश रच रहे हैं। स्वामी सच्चिदानंद ने देश भर के संतों और सनातन धर्म के अनुयायियों से मथुरा कूच करने का आह्वान करते हुए कहा कि राम मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण के भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए एक और कार सेवा की जाएगी। इस बयान के बाद मथुरा को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। स्वामी सच्चिदानंद के बयान पर हिंदू और मुसलमान का क्या कहना है वो भी सुनिए। स्वामी सच्चिदानंद जैसे लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो हिंदुस्तान का कोर्ट, हिंदुस्तान का कानून क्या कर रहा है? अगर यही कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता तो अब तक उसको गिरफ्तार कर दिया जाता। ऐसा विवादित बयान ये कानून और देश के नाम अदालतों की सरासर तौहीन है। अगर ऐसा कोई बयान किसी भी धर्म का या किसी मजहब का कोई बंदा देता है तो वो लोगों के दरमियान जहर घोलने और विवाद पैदा करने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 15 से ज्यादा केस अलग अलग अदालतों में लंबित हैं। इनमें कई याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में इस तरह के बयान के बाद बढ़ी सरगर्मी और विवाद ने प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर दिल्ली से। एक हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझ जाता है, मगर कानून के रक्षक पुलिस पीड़ितों को मरहम लगाने की जगह उनके जख्मों पर लापरवाही का नमक रखते हैं। जी न्यूज सार्थक को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ चुका है और लगातार उस मुहिम में आगे बढ़ रहा है। उसको करने के लिए, बट वो मौका ही नहीं दिया सर, मौका ही नहीं दिया। उससे पहले ही मेरे बेटे को छीन के लेके गए। वो चिट्ठी अभी भी मेरे पास पड़ी है। शायद हमने सैटरडे को प्रेयर मीटिंग रखी है, उसमें शायद वो मेरे साथ उस टाइम रहेगा तो उसको सुनाऊंगा, बेटा ये मैंने आपके लिए लिखा था। ये एक ऐसे पिता का दर्द है जिसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। यहाँ दक्षिण पश्चिम दिल्ली के रजोकरी फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार ब्लैक थार ने पल्सर बाइक सवार 34 साल के सार्थक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में सार्थक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक 25 जून को सार्थक अपनी पल्सर बाइक से गुरुग्राम से नोएडा जा रहे थे। जैसे ही वो रजोकरी फ्लाईओवर पर पहुंचे, उनको पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कर्नाटक नंबर की ब्लैक थार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सार्थक सड़क पर ही गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आईं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस हादसे पर दिल्ली पुलिस ने लापरवाही बरती, उसको लेकर सार्थक के माता पिता ने जांच पर सवाल उठाए हैं। और हमें बोला अभी तो इतना ही है, जब होगा बता देंगे। वो दिन और आज का दिन कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। ब्लड टेस्ट का क्या हुआ, सीसीटीवी का क्या हुआ, हमें कोई आइडिया नहीं। सोचिए, एक परिवार ने अपना इकलौता बेटा हिट एंड रन में खो दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस जांच के नाम पर भेड़चाल चलती रही।
नतीजा यह है कि आरोपी अपूर्व को जमानत मिल गई, क्योंकि ना तो आरोपी का सही समय पर अल्कोहल टेस्ट कराया गया और ना ही सीसीटीवी की जांच की गई। एक छोटी सी फोटोग्राफ दिखाई, ये देखिए जी, ये पहले इनकी फोटोग्राफ जहाँ ये एंगेजमेंट पार्टी में थे, ऐसे ऐसे करके देखो, और ये जी गाड़ी में ये इसने ब्लू शर्ट पहनी, ये शर्ट पहनी, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया कौन सी ब्लू शर्ट, कौन कहाँ बैठा था। ओनर कहता है मैं साइड में बैठा था और पूर्वा सिंह चला रहा था, हमें कुछ नज़र नहीं आया। 40-45 घंटे के बाद ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है, उसके बाद उनकी क्या रिपोर्ट आई, क्या उसमें अल्कोहल कंटेंट्स मिले। अब 50 घंटे के बाद अल्कोहल कंटेंट्स क्या मिलेंगे, ये तो वही जाने, पुलिस वाले जाने या वो अधिकारी लोग जाने। यही वजह है कि पीड़ित परिवार सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि मेडिकल जांच और फॉरेंसिक सबूत जुटाने में देरी क्यों की गई। क्या पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती, इसलिए आरोपी थार चालक अपूर्व को तुरंत जमानत मिल गई। पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपियों को हादसे के बाद मौके से फरार होने का मौका मिला, इस वजह से अल्कोहल टेस्ट में देरी हुई। क्या दिल्ली पुलिस ने सारसक को अस्पताल पहुंचाने में देरी की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे इस एक्सीडेंट में बरती गई लापरवाही की पोल खुल रही है, जिससे दिल्ली पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात जी न्यूज की उस खबर की जिसने बड़ा असर करके दिखाया और केंद्र सरकार ने फौरन कदम उठाया। जी न्यूज के प्राइम टाइम शो डीएनए में हमने दिखाया था कि कैसे मोबाइल ऐप के जरिए ई रिक्शा को दूर से बंद किया जाता था, जिससे रिक्शा चालकों और आम लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन जी न्यूज पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद केंद्र के साथ कई राज्य सरकारों ने भी एक्शन लिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बीएटी बीएमएस ऐप को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया। मंत्रालय ने निर्देश दिया कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से हटा दिया जाए। तो दिल्ली सरकार ने कहा है कि बैट बीएमएस ऐप की पूरी जांच की जाए। बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस ऐप पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने कहा कि इस पर हम मंथन कर रहे हैं और इसका समाधान निकालेंगे। बिहार से लेकर दिल्ली से लेकर राजस्थान सरकार, एक एक राज्य सरकार इस बारे में एक्शन ले रही है। जब ग्राउंड पर उतरे तो एमसीडी की कूड़ा जमा करने वाली गाड़ियों के बंद होने की जानकारी मिली। ये सभी गाड़ियां बैटरी से चलती हैं। एमसीडी के गाड़ी चालकों के मुताबिक पिछले दिनों कम से कम 130 गाड़ियां अचानक बंद हो गईं, यानी उनकी बैटरी ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद इन गाड़ियों को एजेंसी में ले जाकर रिपेयर कराना पड़ा। हमने एमसीडी के इन कर्मचारियों से बात की और ये फैक्ट चेक भी किया, क्या वाकई एमसीडी की गाड़ियों को एक मोबाइल ऐप से बंद किया जा सकता है। हमारे फैक्ट चेक के नतीजे आपको भी बहुत ध्यान से देखने चाहिए। ये बंद किया, ये गाड़ी बंद हो गई, ऑन किया, ये गाड़ी चलनी शुरू हो गई। ई रिक्शा को मोबाइल कंट्रोल ऐप के जरिए बंद किया जा सकता है और ये ऐप आप अपने मोबाइल में जैसे डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ शरारती तत्व भी इस तरीके का काम करना शुरू कर दिए कि ये सामने में आप जो ऐप देख रहे हैं, इसको मैं अब ओपन करता हूँ। ये ऐप है, इसको मैंने ओपन किया और इसको मैंने कनेक्ट किया। ये देखिए सामने जो एमसीडी की गाड़ी आ रही है, इसका मैंने अपने ऊपर कंट्रोल ले लिया है, मैंने अपने मोबाइल में कंट्रोल ले लिया है और इस ऐप के जरिए कंट्रोल ले लिया है। ये गाड़ी चलते हुए आई है। अब मैं इसका यहाँ पर आपको डिस्चार्ज स्विच और चार्ज स्विच दोनों बंद कर रहा हूँ। ये देखिए सक्सेसफुली बंद हो गया है। जो ऐप आप लोगों को परेशान कर रहा था उस पर कार्रवाई करेंगे। जी सही कर रहे हैं। हाँ सही कर रहे हैं, बिल्कुल। अब रहा था, नहीं तो दिन में 4 बार 5 बार बंद हो जाता था। आपका बंद, आपका भी हुआ था? हाँ। तो ये राहत है आप लोगों के लिए? ये बहुत राहत है सर, आप लोगों के द्वारा सहयोग मिल रहा है तो हम लोग को बहुत राहत मिल रही है। परेशानी ये हो रही है कि पैसेंजर को बैठाए हुए रहते हैं और लोग क्या करते हैं ना कि बीचे रास्ता पे स्विच ऑफ कर देते हैं। बंगाल में सीएम पद की शपथ लेने के बाद से शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक और बड़े फैसले ले। एक तरफ बंगाल में अपराधियों की शामत आई तो वहीं अब महिला सुरक्षा को लेकर के शुभेंदु सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। बंगाल में अब महिलाओं की शिकायतों और सुरक्षा के लिए स्पेशल व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। शुभेंदु सरकार ने दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड तैयार करके महिलाओं की सुरक्षा से नो कॉम्प्रोमाइज का ऐलान किया। जिस महिला सुरक्षा की मुहिम ने यूपी में योगी सरकार की पहचान मजबूत की, अब उसी मुहिम को पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को अभेद्य और अभूतपूर्व बनाने के लिए
खास तैयारी का ऐलान किया गया है, जिसका नाम है दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने दुर्गा सुरक्षा दस्ता लॉन्च किया है। दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार पुलिस बटालियन है। ये पूरी तरह से महिलाओं के लिए और महिला पुलिस कर्मियों द्वारा संचालित एक विशेष दस्ता है। दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड के तहत राज्य के हर पुलिस थाने में एक समर्पित महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। इसके जरिए महिलाएं बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। तो बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए और ये तो हम लोगों का जो लेडीज है उन लोगों के लिए भी बहुत सुविधामंद रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा महिला का सुरक्षा, क्योंकि महिला का सुरक्षा का तो कुछ ये अभी है नहीं। जितना दिन तृणमूल सरकार था वो तो कुछ नहीं था, अभी होगा तो मतलब महिला के लिए बहुत अच्छा होगा। के लिए तो लड़की लोगों के लिए तो दिक्कत तो है ही। हाँ, तो ये सब अगर ठीक हो मतलब भी करेंगे तो अच्छा ही है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही वसूलीबाज, धमकीबाज और बमबाजों का सार्वजनिक ट्रीटमेंट लगातार जारी है। 15 साल तक सत्ता में रहकर टीएमसी के रंगदारों ने जो पाप किए थे उसका पूरा सेटलमेंट किया जा रहा है। जनता अंडे मार रही है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है और पुलिस लगातार परेड निकाल रही है। शुभेंदु सरकार में गिरफ्तार हुए टीएमसी के दबंग नेताओं का जो हाल है उसे देखकर सब हैरान हैं। ऐसे ही चेहरों में अब टीएमसी का ये चेहरा भी शामिल हो गया है। नाम है शौकत मुल्ला, टीएमसी का पूर्व विधायक। एक तरफ शौकत मुल्ला के बेटे के कैफे पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ शौकत मुल्ला की पुलिस ने परेड निकाल दी। तस्वीरें साउथ 24 परगना की हैं, जहां कैनिंग के पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मुल्ला की बीच बाजार परेड कराई जा रही है। अब आपको लेकर चलते हैं अमरनाथ। बाबा बर्फानी के पवित्र धाम में भक्ति, आस्था और सुरक्षा तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। एक तरफ पवित्र गुफा में महाआरती और हर हर महादेव के जयकार गूंज रहा है, दूसरी तरफ लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। दिखाते हैं आपको बालटाल से हमारे सहयोगी खालिद हुसैन की रिपोर्ट। बाबा बर्फानी की आरती, घंटियों की पवित्र ध्वनि, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती अमरनाथ की पावन गुफा और बाबा बर्फानी के चरणों में शीश नवाते श्रद्धालु। महादेव के धर्म में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। पवित्र गुफा में विधि विधान से महाआरती हुई। हर हर महादेव और बम भोले के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। सत्तावन दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा का पहला जत्था बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। हजारों श्रद्धालु आस्था, विश्वास और भक्ति के साथ इस मुश्किल सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले जत्थे में 4,822 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें 2,510 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग और 2,312 श्रद्धालु बालटाल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ भक्तजन है जो बाबा के जयकारे लगाते हुए यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? संदीप पाटिल। कितने प्रसन्न है कि पहले जत्थे में आप जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न है। अभी कैसी लगी व्यवस्था यहाँ? यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन पीछे तक थोड़ा अगर शेड का बंदोबस्त हो जाए वैष्णो माता की तरह तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो पूरा सीजन ये बारिश का निकलेगा। बाबा पहले जत्थे में जा रहे हैं, भोलेनाथ से अरदास करते हैं सबको दर्शन देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोऑपरेशन बहुत अच्छा है यहाँ के प्रशासन का, तो उम्मीद है कि जब तक यात्राएं चलेगी ऐसे सब कुछ अच्छे रहेंगे। यात्रा शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामना देते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा में शामिल होना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। साथ ही पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने की भी अपील की है। यात्रा के दौरान स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करें, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें, जैसे पेड़ लगाएं। यात्रा बजट का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च कर अर्थव्यवस्था को सहयोग दें। हर कार्य में नेशन फर्स्ट की भावना रखें।
और अब बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। जनरल मुल्क के खिलाफ लोगों का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा है। कश्मीर के लोगों को आतंकी बताकर पाकिस्तानी फौज सीधे गोलियां चलाने से बाज नहीं आ रही, लेकिन अब पीओके की आवाम ने पाकिस्तानी फौज की पोल खोल दी। ऐलान किया कि अब पीओके से पाकिस्तान को निकलना ही होगा। पीओके में मुनीर बना आतंकी, आवाम ने फौज के खिलाफ जंग छेड़ी। भूखी प्यासी आवाम पर बारूदी प्रहार, कश्मीरी फाइनल वॉर के लिए तैयार। ये जालिम मुनीर को सीधी चेतावनी है। ये नापाक हाइब्रिड सरकार को फाइनल अल्टीमेटम है, क्योंकि डर जब हद से पार हो जाए तो बगावत बन जाती है, और जब तक तानाशाह बनकर जान लेने पर उतारू हो जाए तो आवाम सीधी लड़ाई पर उतर आती है। और यही हो रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। पीओके में चल रहे आंदोलन के 24वें दिन एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ सामने आया, जिसने सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कुर्सी हिला दी। दरअसल रावलाकोट के ईदगाह मैदान में उमड़े हजारों कश्मीरियों के सामने जेएसी लीडर अमन खान ने पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की धज्जियां उड़ा दी। मुनीर की फौज और आतंकियों के ज्वाइंट नेक्सस को एक्सपोज करके रख दिया। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले पीओके में चारों तरफ आज़ादी आज़ादी की गूंज है। जिस आवाम का पाकिस्तानी हुक्मरानों ने दशकों तक जमकर खून चूसा, आज उसी आवाम ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के आकाओं की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के कब्जे में छटपटा रहे कश्मीरियों ने बता दिया है कि उन्हें दहशतगर्द बताकर मुनीर बारूद झोंक रहा है। असल में उन कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें पाकिस्तान की फौज ने ही पकड़ाई थी, और जब कश्मीरियों ने हक की रोटी के लिए बंदूकों की नाल पाकिस्तान की तरफ तानी तो मुनीर एंड ब्रिगेड को कश्मीर की आवाम आतंकी नजर आने लगी है। जेएसी लीडर अमन खान के इस खुलासे ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। शांति दूत का ढोंग करने वाले मुनीर के चेहरे से नकाब नोच दिया है। पीओके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है कि पीओके की बगावत को कोई रोक नहीं सकता, और उनकी एक ही मांग है, पाकिस्तान से आज़ादी। जेएसी ने साफ कर दिया है कि अगर सेना को वापस नहीं बुलाया गया, अगर पीओके से गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया गया तो और उनका दमन नहीं रुका तो आंदोलन की आग ऐसी भड़केगी जो सब कुछ भस्म कर देगी। यानी अवाम अब सीधे सिस्टम से भिड़ने और मरने मारने की तैयारी कर बैठी है, और मुनीर एंड कंपनी के हाथ से पीओके निकलने की कगार पर है। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर टुकड़े वाला इतिहास कभी भी दोहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान से जुड़ा हुआ एक और खुलासा हुआ। दरअसल जब अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने में जुटा, तब इजराइल मोसाद के जरिए ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाने की तैयारी में था। लेकिन जब अमेरिका को इजराइल के सीक्रेट मिशन का पता चला तो समय रहते इजराइल की मिशन मोसाद पर ब्रेक लगा दिया गया। ये खास रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या ईरानी डेलीगेशन इजराइल के निशाने पर थे? क्या मोसाद एजेंट्स सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी में थे? क्या अमेरिका को इजराइल डबल क्रॉस करने वाला था? ये तमाम बड़े सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी मीडिया में खुलासा हुआ है कि इजराइल का मकसद सिर्फ मिसाइल ठिकानों को खत्म करना नहीं था, बल्कि ईरान की पूरी राजनीतिक और कूटनीतिक कमान को मिटा देना था। खबर के मुताबिक मोसाद ने ईरान के कई बड़े नेताओं की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन तभी अमेरिका ने दखल दिया, क्योंकि उस वक्त वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति वार्ता चल रही थी, और अमेरिका को डर था कि अगर वार्ताकार मारे गए तो बातचीत भी खत्म हो जाएगी और मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध की आग भड़क जाएगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोसाद की टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर थे अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री जो अमेरिका के साथ बातचीत की अगुवाई कर रहे थे। दूसरा नाम था मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, ईरानी संसद के स्पीकर जो युद्ध विराम और मिडिल ईस्ट में बातचीत के लिए अहम भूमिका निभा रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों को आशंका थी अगर इन दोनों ईरानी नेताओं की हत्या हुई तो बातचीत उसी दिन खत्म हो जाएगी और ईरान बदले की जंग छेड़ देगा। खुलासे के मुताबिक इजराइल ईरान के बड़े नेताओं की हत्या करना चाहता था। अमेरिका से बातचीत के वक्त वार्ताकार मोसाद के टारगेट पर थे। अमेरिका को मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन की पुख्ता जानकारी थी। इजराइल के एक्शन में अमेरिका को वार्ता टूटने का डर था। मार्च अप्रैल के महीने में ऑपरेशन करना चाहता था मोसाद, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर इस वक्त ईरानी वार्ताकारों पर हमला हुआ तो शांति प्रक्रिया पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। यही वजह रही कि अमेरिका ने ईरान को मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के जरिए ईरान तक यह संदेश भी पहुंचवाया कि वार्ताकारों पर खतरा संभव है। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत कर रहा था तो दूसरी तरफ इजराइल अपनी अलग रणनीति बना रहा था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए पाकिस्तान गया तब भी उनकी हत्या का खतरा बना हुआ था। ईरानी सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला कि इजरायली लड़ाकू विमान प्रतिनिधिमंडल के विमान को निशाना बना सकते हैं। खतरे के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और प्रतिनिधिमंडल सड़क मार्ग से घंटों की यात्रा कर तेहरान लौटा।
इस पूरे खुलासे ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि क्या ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल की रणनीति अलग अलग थी और क्या इसी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू में बहस की खबरें भी आई थी, क्योंकि जहां अमेरिका समझौता और बातचीत करना चाहता था, वहीं इजराइल ईरान की सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर रिजीम चेंज की रणनीति पर काम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का।